हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्न बाय एक्सपर्ट में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप अब देख पा रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के ऊपर है। हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी जीके के जो भी प्रीवियस ईयर पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। ये सीरीज आपको सारे क्वेश्चंस की रिवीजन कराएगी। और ये करना किस लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को ट्विस्ट करके दूसरे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए। जी हाँ। इसलिए मेक श्योर कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको थॉरली अच्छे से कर ले। और अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो में आप वो टेक्निक भी सीखेंगे जिससे आप अगर क्वेश्चन नहीं जानते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको इस क्वेश्चन का आइडिया है क्या मतलब है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकालेंगे वो भी टेक्निक आपको पता लगेगी। मेक श्योर ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, तभी बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज ये आपको कोई फायदा नहीं करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पे अगर हम आते हैं, हाउ मच इज 1 डेकालीटर। अच्छा, यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1 डेकालीटर कितने लीटर के बराबर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कोलेट करके यहाँ पे लेकर आई हूँ। हम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे ताकि अगर आपने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है डेका लीटर की। सो जहां पे भी आप वर्ड, ये बात ना अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिए, जहां पे भी वर्ड डेका का यूज हो रहा होता है, डेका का मतलब क्या होता है 10 यानी 10। तो जहां पे भी डेका होगा आप समझ जाना 10। और यहाँ पे क्या है हमारा जो हमारा जो मेजरिंग यूनिट है वो लीटर है। तो यानी 10 डेका कितना हो जाएगा 10, यानी डेका लीटर जो होगा वो 10 लीटर के बराबर है। डेका से मतलब आ गया 10। अगर आप यही ऑप्शंस में, अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा। किलोलीटर, किलोलीटर यानी 1000। तो अगर मैं किलोलीटर की बात करूं, 1 किलोलीटर, अगर किलो का मतलब 1000 होता है तो 1000 लिख दो और आगे लीटर लगा दो। तो आपको पता लग रहा है यहाँ से 1 किलोलीटर कितने हो जाएगा 1000 लीटर। अगर मैं सेंटी की बात करूं, सेंटी का मतलब होता है 1/100। ठीक है। तो 1 सेंटीलीटर क्या हो जाएगा 1/100 ऑफ लीटर। आपको समझ में आया? मैंने आपको किलो बताया, किलो से आपका मतलब आ गया 1000। तो आप लीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, आप कोई भी यहाँ पे यूनिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो उससे पहले वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे किलो का इस्तेमाल किया यानी 1000, सेंटी का इस्तेमाल किया यानी 1/100। तो सिमिलरली क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डेका। डेका का मतलब मैंने आपको बताया था 10। आपको देख रहे हो क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है। यानी 1 डेका लीटर कितने लीटर के बराबर हो गया 10 लीटर के बराबर हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा 10 लीटर्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच रिवर इज यूज टू बी कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो देखिए, यहाँ पे पता है कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, और ये आए हुए हैं क्वेश्चन, एक तो सौर ऑफ बंगाल के ऊपर आया है, एक ये भी पूछा गया था कि सौरो रिवर ऑफ इंडिया क्या है। आपका इंडिया का भी पूछा गया है, असम का पूछ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको बड़े सारे क्वेश्चंस यहीं पे बन जाएंगे कि 5-6 क्वेश्चंस देखिए आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बंगाल का क्या है सौरो रिवर, असम का क्या है सौरो रिवर, इंडिया का क्या है सौरो रिवर। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, सौरो का मतलब दुखदाई। ऐसी कौन सी नदी है बंगाल की जिसको हम बोलते हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब उसने बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, दुखदाई रिवर किसे कहेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, जैसे यहाँ पे लिखा है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को पहले कहते थे सौरो ऑफ बंगाल। तो इसका कारण है, दामोदर रिवर के कारण बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं, बहुत ज्यादा आसपास के जो भी खेती बाड़ी या लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। नदी के आसपास जो इलाके होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई है दामोदर रिवर। अगर आप इसके बारे में ढूंढेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। 10-15 साल इस रिवर के कारण बहुत तबाही हुई है। पर लेकिन ये रिवर
मानी जाती है इंडिया की ऐसी रिवर्स में से है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। सो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए रिवर, कहने को तो सौरो रिवर है लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए ये बहुत ही मायने रखती है रिवर। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बड़े सारे डैम्स बनवा दिए रास्ते में। तो इस कारण अब क्या होता है, इस रिवर के कारण अब बाढ़ नहीं आती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यूज टू बी कॉल्ड, यानी पहले क्या कहा जाता था। हाँ, पहले कौन सी रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। पहले दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। और खाली बंगाल के लिए नहीं, बल्कि असम के लिए भी इसको सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है, सौरो रिवर ऑफ असम। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात करी थी कि सौरो रिवर ऑफ इंडिया क्या है। तो सौरो रिवर ऑफ इंडिया है कोसी, है ना। ऑप्शन में आप देख रहे हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोसी भी है। कोसी, देखिए बहुत पुरानी रिवर है कोसी हमारी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स है इंडिया की, बहुत पुरानी। तो जितनी पुरानी नदी होती है ना, उतनी नदी वो ताकतवर होती है। तो कोसी क्या है, नेपाल से आती है। तो नेपाल से सोचिए, पहाड़ों से वो नदी आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आ रही होगी, पत्थर, मिट्टी, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही होगी। तो वो क्या करती है, रास्ते में आते आते जो भी पत्थर वगैरह जो भी वो अपने साथ सामान लेकर आती है, वो नदी के, जैसे नदी है, नदी का जो ये बेड होता है, उस बेड पे सेटल हो जाती है। तो पहले जो पानी यहाँ था, अब ये क्या है कि सारी यहाँ पे सेटल होते जा रहे, सेटल होते जा रहे, तो पानी क्या ऊपर होता जा रहा है, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, वो अपने आसपास के एरिया में क्या कर देता है, बाढ़ आ जाती है, उससे फ्लड आ जाता है। तो इसलिए वो रिवर बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह लेकर आती है। तो कोसी के साथ ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत ताकतवर रिवर है, बहुत पुरानी ये रिवर है। तो जितनी पुरानी नदी होगी ना, उतना ज्यादा अपने साथ ये सामान इकट्ठा करके लेकर आती है। हाँ, तो इसलिए इसको सौरो रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं। कभी कभी ब्रह्मपुत्र को भी सौरो रिवर कहते हैं, ऐसा है। बट पहले कहा जाता था, अब बहुत सारे डैम्स वगैरह बन गए हैं, तो अब चीजें बदल चुकी है। बट कोसी को अभी भी सौरो रिवर ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। तो आपने देखा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला आपको, बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर साथ में ही मिल गए। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। क्यों कहते हैं, ताकि आपको हमेशा जो उसका जवाब है ना, याद रहे, रटना नहीं है लेकिन याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी। इस क्वेश्चन का मतलब है, जो ब्रिक्स है इसमें बी किस कंट्री का नाम है। आप ब्रिक्स में देखोगे कितने अक्षर है, BRICS, 1 2 3 4 5, तो यानी इतना तय है कि 5 कंट्रीज है। बी से ब्राजील है, ठीक है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, जी हाँ, इंडिया भी ब्रिक्स का हिस्सा है, सी से चाइना है, और एस से है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे बाद में ब्रिक्स में ऐड हुआ था, तकरीबन 2010 में इसको ऐड किया गया था। पहले ये जो होता था, ब्रिक नाम से होता था। आप देख रहे हो, ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब डेवलप्ड नहीं मानी जाती है। बट ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 2050 तक ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज में मानी जाएगी, जिसमें हमारा भारत भी है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, हम सब ने मिलके आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम कर दिया ब्रिक्स, कि हम हर चीज में आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, पीसफुल रिलेशन रहेगा, कुछ भी चीजें हैं जो आपस में शेयर करेंगे, लर्निंग होगी, तो बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती है। इनफैक्ट मैं आपको इसी से रिलेटेड अब करंट अफेयर भी बता देती हूँ। इस साल नवंबर में 12th ब्रिक्स की मीटिंग होगी, ठीक है, 12वीं ब्रिक्स की मीटिंग नवंबर में होने वाली है, ठीक है। और पहली बार ऐसा होगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो फेस टू फेस आएंगे। इससे पहले वो मिले नहीं है, तो पहली बार फेस टू फेस आने वाले हैं। 12वीं जो ब्रिक्स की मीटिंग है, विच विल बी, जो नवंबर में होगी, आई थिंक 17 नवंबर के अराउंड है। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, अगर मैं बात करूं, हेड क्वार्टर इसका है चाइना के अंदर, शंघाई में, ठीक है। ये कुछ टिप्स है, याद रखिएगा।
इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है विच इज़ इन चाइना, और जो इसमें कंट्रीज है वो ये है। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुई थी। और ब्रिक्स का पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ब्रिक्स की 12वीं मीटिंग होगी नवंबर में, जिसमें भारत और चाइना की जो लीडर्स है आमने सामने पहली बार आने वाले हैं। सो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? सो जस्ट इमेजिन करिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में पूछा गया है। सो ऑब्वियस सी बात है उसके घोड़े की, उनके घोड़े की बहुत कोई तो खास वजह रही होगी। तो जी हाँ, बहुत ही जानी मानी कहानी है। कहानी मतलब एक रियलिटी भी है जो हमारी हिस्ट्री बताती है। महाराणा प्रताप ने एक बैटल हुई थी राजस्थान में। सो महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े थे माने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए। सो क्या हुआ था कि जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो भी उनके सामने जो उनके दुश्मन थे वो उनके हाथी को उन्होंने चोट पहुंचाना चाहते थे। मतलब जैसे होता है लड़ाई झगड़े में, मतलब अपने तलवार से उसको घायल कर दिया। पर इसी बीच में क्या हुआ, उनके अपने घोड़े को भी वो घायल कर दिया गलती से। सो उनके अपने घोड़े की एक लात टूट गई थी और बस वो 3 लातों पे चल रहा था। तो ऐसा हाल हो गया था, पर घोड़ा गिरा नहीं वहां पे, रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो रुक गया या गिर गया तो उनके जो मालिक है यानी महाराणा प्रताप है वो मारे जा सकते हैं। बट वो इतना लॉयल था, इतना ब्रेव था, इतना बहादुर था, उस घोड़े ने क्या किया, मतलब उसने इंश्योर किया कि वो एक युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया अपने राजा को, और अपनी समझदारी से, सोचिए जानवर में भी कितनी समझदारी होती है, वो अपनी समझदारी से दूर ले गया और वहां पे उसने इंश्योर किया कि उसके जो राजा है उनको कोई तकलीफ ना हो, और वहां पे उतार दिया। वो घोड़ा की वहां पे मृत्यु हो गई, पर उनके जो राजा थे वो बच गए, यानी महाराणा प्रताप बच गए। तो ये बहुत फेमस है, बहुत माना जाता है। तो उनके जो घोड़े का नाम था चेतक था। ठीक है, तो ये कहानी थी चेतक घोड़े की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड थर्मोस्कोप? अच्छा, बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर आप सब जानते हो कि जब भी बुखार होता है, जो भी टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, वो थर्मामीटर हम उससे मेजर करते हैं। तो थर्मास्कोप का भी मतलब आसपास ही है। थर्मास्कोप बस ये बताता है कि कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में कितना बदलाव आया है, वो ये बताता है। और ये क्या करता है, वो टेम्परेचर को रीड करता है, पढ़ता है कि कितना टेम्परेचर, ये बदलाव बताता है और ये रीड करता है। इसको तो हम घरों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन थर्मोस्कोप जनरली आपको मिलेगा जो भी साइंटिफिक जगहें होती है, लैब्स होती है, वहां पे आपको थर्मोस्कोप मिलेगा। सो थर्मोस्कोप आप ऑप्शंस देख सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इन चारों में से थर्मोस्कोप जो इन्वेंट किया है गैलीलियो ने किया है ना। गैलीलियो का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। गैलीलियो ने ये भी बताया, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज करी है उन्होंने। ये भी बताया कि मून में क्रिएटर है, यानी बहुत सारे गड्ढे हैं बड़े बड़े। उन्होंने ये भी बताया कि मून में पहाड़ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, गैलीलियो ने ये भी बताया, पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया है गैलीलियो ने। हाँ, बल्कि एस्ट्रोनॉमी के फादर माने जाते हैं गैलीलियो, फादर ऑफ ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं हम। तो सोचिए, मतलब उन्होंने चांद तारों, उन्होंने गैलेक्सीज के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज करी है। तो हमारे चांद के बारे में, मून के बारे में बताया है। तो एस्ट्रोनॉमी को लेके तो बहुत सारी डिस्कवरीज गैलीलियो ने करी है, इसलिए उनको फादर ऑफ ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्लासिकल डांस ऑफ कथकली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? कौन सी भारतीय स्टेट से कथकली बिलोंग करता है? कथकली कौन सी भारतीय स्टेट का डांस है? क्लासिकल डांस है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड पहले बताऊं, जनरली 2 तरीके के डांस होते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस
और दूसरा होता है फोक डांस। आप लोग इसकी लिस्ट ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन सी स्टेट कौन से डांस रिप्रेजेंट करती है। फोक डांस जो जनरली होता है वो उस जगह का ट्रेडिशन बताता है, उस जगह का कल्चर के बारे में, रीति रिवाज से रिलेटेड डांस होता है। लेकिन जब क्लासिकल डांस की बात करती हूँ, बहुत ही मुश्किल नृत्य है ये, बहुत ही मुश्किल डांस है ये जो कला, ये बहुत आप इनका अगर आप डांस देखेंगे, क्लासिकल डांस बहुत ही उनके एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, उनके पोजेस देखे जाते हैं, बहुत पर्टिकुलर होती है वो चीज़ें। सो उनका कोई ट्रेडिशन से रिलेशन नहीं होता है। सो ये जो जितने भी क्लासिकल डांस जितने भी हैं हमारे देश में, 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस हैं। और वो सब शास्त्र जो हमारा पहला क्लासिकल डांस था उससे ओरिजिनेट हुए हैं। सो थोड़ा बहुत चेंजेस होके फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू स्टेट्स वो नई नई फॉर्म्स बनी, तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है। मैं अगर ऑप्शन की बात करूँ, ओडिशा से हमारा क्लासिकल डांस है जिसको हम ओडिसी बोलते हैं। सो ये आसान भी है याद करना, ओडिशा से ओडिसी। हम्म केरला का मैं भी आपको बताती हूँ। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, बहुत फेमस है कुचिपुड़ी। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी के अंदर, ठीक है। अच्छा, असम का है सत्रिय। ऑल राइट। केरला का दो डांस है, एक तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कथकली, और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम, दो डांस है क्लासिकल डांस जो केरला के हैं। एक कथक भी आपने बहुत सुना होगा। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा क्लासिकल डांस और फोक फोक डांस के ऊपर भी क्वेश्चंस आए। क्लासिकल के ऊपर मैंने 3-4 जगह क्वेश्चंस देख लिए हैं कि काफी साल रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो ये पैटर्न बहुत सिमिलर है जो आता है। सो आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आरआरबी में। इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। जैसे यहाँ कथकली है, नेक्स्ट में पूछ लिया मोहिनीअट्टम कौन सा है, असम का कौन सा है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, ऐसे तक करके आ जाएंगे। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया? कथकली कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से। केरला से दूसरा क्लासिकल डांस भी है, उसका नाम क्या है? मोहिनीअट्टम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद। क्वेश्चन का मतलब है हमारे शरीर में एक आर्टरी होती है ना। तो आर्टरी जो खून कैरी करती है, ब्लड कैरी करती है, वो किस चीज से भरी हुई होती है? क्या उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या टॉक्सिन्स होता है, या लिपिड्स होते हैं? सो आप अगर हमारे शरीर के बारे में पढ़ेंगे, हमारे शरीर में ये चीजें होती हैं, आई एम सो सॉरी, ये चीजें होती हैं, टॉक्सिन्स एंड लिपिड्स। लेकिन मेजर जो होती है ना, वो ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एक ही चीज होगी, या तो ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सो ये बात आप ध्यान से याद रख लो कि शरीर के अंदर एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। सो वेन में आपको टाइप मिल जाएंगे, बड़े सारी वेन्स होती हैं। आप अपने हाथों में भी नर्व्स कुछ लोग देख पाते हैं, ग्रीन ग्रीन सी, ब्लू ब्लू सी, वो क्या होती है? हमारी नर्व्स होती है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है। सो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का शेप आप मैंने ऐसे ही बना दिया है। सो हार्ट से क्या होता है, जो भी हमारा हार्ट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में हमारी ऑक्सीजन होती है, वो पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो पूरे शरीर में पहुंचाता है। और वो जो काम होता है ना, वो काम होता है आर्टरी का। हाँ, फिर ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हुए रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेकर आता है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, जब वो हार्ट में जाता है, ये किसका काम होता है पहुंचाना? ये काम होता है वेन्स का। बीच में यहाँ पे लंग्स आ जाते हैं। सो ये बात याद रखिएगा, आर्टरी क्या करता है? फ्रेश ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाता है पूरे बॉडी में, दिल से पूरे बॉडी में। लेकिन जो वेन्स होती है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके घूमती हैं। हाँ। सो ये बात याद रखिएगा, ये दो तरीके की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी सर्कुलेशन में आप पढ़ेंगे, तो अगर ये दोनों समझ में आ गए, सर्कुलेशन आपको वही समझ में आ जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता लग गया। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन। आर्टरी जो हमारा खून कैरी करती है उसमें ऑक्सीजन होता है। सो हार्ट से ये सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका? आर्टरी का है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of this is not a memorial to a dead person? ओके, सो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मादुद्दौला। ओके, सो ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं कि इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा जो भी मेमोरियल है, कौन सा मेमोरियल नहीं है। मेमोरियल का मतलब किसी की याद में कुछ बिल्डिंग अगर बनाई गई है, कोई जगह बनाई गई है तो उसे मेमोरियल का नाम दे देते हैं। और याद में बनाई है तो वो पर्सन डेड होता है, डेड पर्सन के उसमें बनाया जाता है ना। तो इनमें से इन चार जो ऐतिहासिक जगहें हैं, मॉन्यूमेंट्स है, इनमें से कौन सा मेमोरियल नहीं है, डेड पर्सन के नाम पे नहीं बनाया गया है। आप इंटरेस्टिंगली इसके अंदर तीन ऑप्शन ऐसी हैं जो एक ही चीज से रिलेटेड है। मैं बताती हूँ आपको। बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्मादुल्ला, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों ताजमहल से रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ताजमहल आप सब जानते होंगे कि आगरा में है, बहुत फेमस है ये, है ना। और ये हमारे वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आता है। सो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, है ना, मुमताज के लिए। बहुत कॉमन है, आपने देखा ही होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, सुना तो जरूर होगा। तो ताजमहल का ही जो रेप्लिका है, यानी ताजमहल की जो डुप्लीकेट कॉपी है, वो भी हमारे भारत में मौजूद है। उसका नाम है बीबी का मकबरा। ये है औरंगाबाद के पास है। ठीक है, सो औरंगाबाद के पास है ये। औरंगजेब जो थे उनके बेटे का जो नाम था आजम शाह था। आजम शाह ने बनवाया अपनी मदर के लिए, है ना। और अगर आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे ना बीबी का मकबरा, एकदम आपको लगेगा कि ये ताजमहल है। एकदम डुप्लीकेट बनवाया हुआ है। सो हमारे ताजमहल का कॉपी हमारे भारत में ही मौजूद है। हाँ, जिसे आजम शाह ने बनवाया है। औरंगजेब के बेटे थे आजम शाह, जिन्होंने अपनी मदर, अपनी माँ के लिए बनवाया था। ओके, तीसरा है इत्मादुल्ला। सो इसको भी आप इंटरेस्टिंगली इसका भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चा ताज। जी, बच्चा ताजमहल करके इसे बुलाया जाता है। ताज या ताजमहल दोनों ही बोलते हैं। सो आप सोच सकते हैं, तो ये भी सिमिलर सा बना हुआ है। और ये जो बनाया था नूर जहां ने बनवाया था अपने पेरेंट्स के लिए। सो जस्ट इमेजिन, नूर जहां ने अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया गया था। और ये बच्चा ताज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताजमहल के आसपास ही है, बहुत ही पास में है। दोनों क्या है, ताजमहल भी यमुना रिवर पे बना हुआ है ना, यमुना नदी पे बना है। सो उसी नदी से आपको, उसी नदी पे मिल जाएगा इत्मादुल्ला। जनरली लोग जो ताजमहल देखने जाते हैं वो ये महल जरूर देखते हैं क्योंकि वहां से दिखता है ताजमहल। इंटरेस्टिंग। सो आपको ये पता लग गया इस ऑप्शन में तीन हमारे हेरिटेज साइट्स हैं और तीनों ही ताजमहल से रिलेटेड है, और किसने बनवाया ये भी पता लग गया। तो अब आपका आंसर क्या बचा? चार मीनार। चार मीनार एक मॉस्क है। ठीक है, इट्स नॉट अ मेमोरियल, ये मॉस्क है। सो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मेमोरियल नहीं है। सो आंसर मिल गया हमें, यहीं पे आंसर है चार मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो 1949, 1951, 52, 53। सो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ, फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और कब अमेंड हुआ। सो इसका जो आंसर है दैट इज 1951। हाँ, इंटरेस्टिंगली जो पहली लोकसभा भी हमारी जो इलेक्ट हुई थी वो अगले साल है 1952 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which was the first satellite to orbit our moon? हमार मतलब कौन सी पहली सैटेलाइट भेजी गई थी मून में, हमारे चांद, हमारे सैटेलाइट की ओर, है ना। सो उस सैटेलाइट का क्या नाम है? उस सैटेलाइट का नाम है ल्यूना 10। सो ये बात याद रखिएगा, ल्यूना 10 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, अच्छा, कोई भी जो दिन होता है हम क्यों बनाते हैं, उसकी बारे में लोगों को पता लगे। ट्यूबरक्लोसिस बहुत
फैल रही है बीमारी, तो इसलिए, और ये क्या होता है कि स्प्रेड हो जाती है, एक दूसरे से ये स्प्रेड होती है डिजीज। सो इसके बारे में, इससे बहुत सारी डेथ हो चुकी है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ट्यूबरक्लोसिस डे बनाया जाता है। उससे भी ज्यादा हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया से डिजीज होती है। ठीक है, माइसोबैक्टीरियम करके एक बैक्टीरिया होता है, बहुत घातक बैक्टीरिया है, जो ये जिसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, उसके कारण ही बीमारी होती है। तो वो सॉरी बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए ये दिन बनाया गया। ये दिन महत्वपूर्ण दिन बनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे, है ना। तो ये दिन मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। सो हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? देश का जब आजाद हो रहा था, जो स्ट्रगल टाइम था, हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल था, उस टाइम पे ये किसने स्लोगन दिया था? डू और डाई, हाँ, करो या मरो। हाँ, ये बहुत ही हमारे फादर ऑफ नेशन जिन्हें हम बोलते हैं, महात्मा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई। इसका मतलब करो या फिर मरो। हम्म। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र, जो हमारे ऑप्शन में है, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन दिया था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये स्लोगन था जय हिंद। हम अक्सर बोलते हैं ना जय हिंद, तो ये स्लोगन दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था डू और डाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज इज टू, हमारी आंखों में क्या होता है? लेंस होता है। सो उसका क्या फंक्शन होता है? आंखों के अंदर लेंस होता है। अगर मैं आंखों की स्ट्रक्चर की बात करूं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले जो होता है, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है ना हमारी आंखों की, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके अंदर एक फ्लूइड सा होता है, यहाँ पे फ्लूइड सा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। हम्म। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे कुछ मसल्स सी होती है। इस मसल्स का काम होता है कि कितनी रोशनी आंखों के अंदर जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। और यहाँ पे आंखों के एकदम आप देखो कि बीच में बहुत छोटा सा गोला होता है काले रंग का, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोगों को मिलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। एकदम आंखों के सेंटर पे होता है ना। आप किसी की आंख देखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, वो प्यूपिल होता है। हाँ, रोशनी में अगर आप जाओगे तो ये प्यूपिल छोटा हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही आप किसी अंधेरी वाली जगह पे जाओगे ये बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जाए और हम अच्छे से देख पाए। हाँ, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है, सो लेंस का काम क्या होता है? यहाँ से जो रोशनी आ रही है प्यूपिल के अंदर से होते हुए, ये यहाँ पे पड़ती है रोशनी। ठीक है, दीज आर रेज, ये लाइट होती है। तो ये रोशनी जो लेंस के होते हुए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आंखों की जो मैक्सिमम बीमारियां होती है, अगर लेंस ठीक नहीं है ना आंखों का, तो आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। सो ये लेंस क्या करता है कि हमारी देखो जो भी हम देखते हैं ना, उसकी जो इमेज होती है वो आंखों के एकदम वॉल पे बनती है, रेटिना। ठीक है, यहाँ पे बनती है। सो इस लेंस का काम क्या होता है? जो भी रोशनी आ रही है, लेंस अपने आप खुद एडजस्ट करता है और जो रोशनी से जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बने। सो इसका काम ये होता है। सो जो इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। हाँ, तो जो भी रोशनी, जो भी लाइट रेज आ रही है, जो वो इस हिसाब से फोकल डिस्टेंस एडजस्ट करे कि जो रोशनी है हमारी क्या बने? स्क्रीन पे बने। ठीक है, सो इसका काम क्या है? चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। सो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आंखों का समझ आ गया होगा कि क्या होता है। सो आंखों की आउटर कवरिंग तो नहीं है ऑफ कोर्स, तो आंखों को कवर तो ये करता नहीं, आंखों के अंदर होता है। मैसेज भेजने का काम भी इसका नहीं है, इसका काम ये है। ठीक है, लेंस जो होता है वो इसका काम ये है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हुआ? द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज इज टू
चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स हैव? कितने, हमारा जो प्लैनेट है मार्स, उसमें कितने मून्स हैं? हाँ, अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपने शायद सुनी हो, नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या था, प्लूटो भी हमारा प्लैनेट था, तो प्लूटो को मिला के हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते थे। लेकिन जो अब है, हमारे पास अब जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं, प्लूटो को निकाल दिया गया है। सो अगर माइंड में आपकी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेना, हमारे पास 9 प्लैनेट्स नहीं है, हमारे पास 8 प्लैनेट है, ठीक है, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्स में कितने मून हैं? हाँ, आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं इनके मून के ऊपर। मार्स में हमारे पास दो मून है, 2 सैटेलाइट्स हैं बेसिकली। सो वो एक गॉड के नाम पे भी रखी गई है इनफैक्ट, हाँ, फोबोस एंड डीमोस। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 2 हमारे सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। मूवीज में भगवान का नाम जो है इनके ऊपर रखा गया है। और ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून ही नहीं है? सोचिए, मैं आपको बताती हूँ। मर्करी एंड वीनस ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून नहीं है, और ये सबसे पास में है सन के। क्या, मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, देन उसके बाद अर्थ आता है। अर्थ में हमारे पास एक सैटेलाइट है ना, वो है मून। वीनस मैंने आपको बता दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर आता है मार्स। मार्स में क्या है, 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस। सबसे ज्यादा सैटेलाइट की अगर मैं बात करूँ, वो किसके पास है? सैटर्न के पास है। सो सैटर्न एक इकलौता प्लैनेट है जिसके पास में रिंग्स भी हैं। बहुत ही सुंदर सा प्लैनेट लगता है ये। सो इसके पास जो टोटल है, हमारे पास 78 मून है, सॉरी 82 मून्स, आई एम सो सॉरी, 82 मून्स हैं सैटर्न के पास, ठीक है। सो आप देखिए, एक क्वेश्चन से आप कितना कुछ रिवाइज कर सकते हैं। सो तभी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि प्लैनेट मार्स के पास कितने सैटेलाइट्स हैं? 2। कितने मून है? 2। एक कितनों के पास है? अर्थ के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? हाँ, इंडिया यहाँ पे, अच्छा, जो स्टेट की बात कर रहे हैं, ये एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं पूरी कंट्री को। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव हेड हमारे देश में ये बहुत बड़ा दर्जा है जो दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन एक ये भी टर्म यूज होता है, नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, या फिर आप ये भी बोलो रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट। ये जो 2 टर्म यूज होते हैं, ये जो 2 टर्म यूज होते हैं, ये यूज होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। सो यह बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कर्ता धर्ता होते हैं जिनके पास एक्चुअली पावर होती है, और जो मेजर डिसीजन मेकर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, विच इज द प्राइम मिनिस्टर। जो नॉमिनल हेड होते हैं, रिपब्लिक हेड होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, कंट्री को रेफर किया गया है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, जुडिशरी आ गया। जुडिशरी एकदम अलग है, हम इसको सेपरेट विंग मानते हैं। गवर्नर क्या होता है, स्टेट में आ जाता है, तो यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे। तो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है? बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। वो तो गवर्नर एक स्टेट की बात हो रही है, जब एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट या फिर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट या फिर रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, तो आप बस ये बात याद रखिएगा, ये कंट्री की बात कर रहे हैं। सो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होंगे, या फिर उनको हम कह सकते हैं रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होंगे, द प्रेसिडेंट। ओके, सो ये बात एकदम याद रखिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। सो इसका आंसर हुआ हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से कंसर्न्ड है? अगर अगर हम लॉजिक भी लगाएं, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है मैरीटाइम। जो यूज होता है ना, वो पानी से रिलेटेड यूज होता है। और ऑप्शन में आप देख लो, ऑप्शन पानी से रिलेटेड कौन सा है? एयर पॉल्यूशन पानी से रिलेटेड नहीं है, सी पॉल्यूशन पानी से रिलेटेड है, एडल्ट्रेशन फूड
फूड से रिलेटेड है तो पानी से नहीं है, डिफॉरेस्टेशन भी पानी से रिलेटेड नहीं है, तो यानी एक ही ऑप्शन बनता है सी पॉल्यूशन। तो आपको वैसे तो इसी से ही आंसर मिल जाएगा। सो जस्ट इमेजिन, आपको बस ऑप्शंस देखिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वाई? बिकॉज एक लॉजिक लगाया हमने, मैरीटाइम पानी से रिलेटेड है। सो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आईएमओ, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट, इंडिया भी आईएमओ का हिस्सा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है। ठीक है, इसका काम होता है कि जो भी शिपिंग से रिलेटेड, सी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको रेगुलेशन में, उसका रेगुलेशन का काम आईएमओ का होता है। सो इंडिया इसका हिस्सा है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस एनीवेज हम कर रहे हैं वो सारे पिछले साल आ चुके हैं। सो आंसर क्या है? सी पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस। सो सिप्रस की कैपिटल, सिंस ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप लोग प्लीज इंश्योर करना जो भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल जरूर याद कीजिएगा। मतलब एक दो बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो इसलिए बेटर है कि हम ये याद करके जाएं तो सही रहेगा। सो सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया। सो ये जो कंट्री है ये मेडिटेरेनियन सी के पास में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 में कौन सी लोकसभा सिलेक्ट हुई थी? अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था जब हमने पढ़ा था कि पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 1951 में हुआ था, और मैंने वहां पे ही आपको, अगर आप जैसे क्वेश्चन आता है आप उसके फैक्ट्स आप रिवाइज करते हैं तो आपको वहीं पे ही आपको पता लग गया होगा। मैंने बोला भी था कि 1952 में पहली हमारी लोकसभा सिलेक्ट हुई थी। तो और लोकसभा क्या होती है, 5 इयर्स की टेन्योर होता है, 5 सालों के लिए आती है ना। सो 2019 से पहले अगर मैं बात करूँ, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 2014 में सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद 2019 में। तो आप अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि 2019 में कौन सा हमारा लोकसभा सिलेक्ट हुआ था। सो जैसे आंसर बता रहा है 17th लोकसभा हमारा 2019 में सिलेक्ट हुआ था, तो 2014 में कौन सा हो जाएगा, 16th। सो अगर अभी आ सकता है, सो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि 2014 में कौन सा सिलेक्ट, ये बेसिकली क्या आया था क्वेश्चन, 2014 में कौन सा सिलेक्ट हुआ है। सो मैंने इसको चेंज करके 2019 जानबूझ के किया, क्योंकि अगर अब आएगा सो प्रॉब्ली यही क्वेश्चन आएगा कि 2019 में कौन सी लोकसभा सिलेक्ट हुई थी, तो उसका आंसर होगा 17। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूज हो भी गए तो ये फैक्ट जरूर याद रखना, 52 में पहली लोकसभा इलेक्ट हुई थी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 5 साल के बाद कब हो जाएगा, 1957 में सेकंड। सो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1962 में थर्ड। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ के देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When did Vasco da Gama land in India? वास्को डिगामा हमारे भारत में कब आए थे? सो वास्को डिगामा पोर्टुगीज के रहने वाले हैं, यूरोपियन कंट्री से आए थे, यूरोप से आए थे, आप इतना जान लो। सो यूरोप से चले थे शिप में और रास्ता भटक गए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि गलती से ये हमारे भारत में आ गए थे। हाँ, गलती से हमारे इंडिया में ये आ गए। तो जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा इंडिया बहुत ही अमीर कंट्री है, यहाँ पे बड़े सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत कुछ वो यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं। तो तो उन्होंने एक्सीडेंटली गलती से ये जगह खोजी, और उसके बाद तो आपको पता है पूरी हिस्ट्री खड़ी हो गई यहाँ पे, है ना। सो वास्को डिगामा ने हमारा जो भारत है बहुत पहले 1498 में डिस्कवर किया था। ठीक है, सो यूरोप से पहली बार कोई भारत में अगर आया था वो थे वास्को डिगामा। ठीक है, 1498 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना है। अगर मैं जैसे इंसानों की बात करूँ, ह्यूमन बींग, ये बहुत सारे सेलुलर से बहुत सारे सेल से बने हैं। तो इसलिए हम हमें कहा जाता है मल्टी सेलुलर, है ना। आप कोई भी इंसेक्ट ले लो या फिर कोई भी एनिमल ले लो, गाय, काऊ, डॉग, इंसेक्ट ले लो, जैसे कोई फ्लाइज होगी, मॉस्किटो हो गए, ये क्या है, दिखते हैं,
हम इन्हें अपनी नेकेड आंखों से देख सकते हैं। सो ये एक से ज्यादा सेल से अगर कोई बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑप्शन में ही देख लेना तो हमें आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ये जो आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का टाइप है। और ये जो प्रोटोजुआ है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। माइक्रो यानी इतने छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक ही सेल से बने होते हैं, इसलिए आप उनको ना आंखों से नहीं देख पाते हो। आप हम लोग सिर्फ उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो यानी छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं ऑप्शन में बात करूँ ना, एंथ्रोपॉड्स, इसका मतलब होता है अगर आप इसी के में वर्ड दिखा हुआ है, वर्ड से अगर आपको याद करना हो तो एक तरीका है, इसमें एंट लिखा हुआ है यानी इंसेक्ट्स, है ना। एंट में क्या होता है, चींटी, यानी बहुत सारी लातें होती हैं। सो एंथ्रोपॉड मतलब क्या है, इंसेक्ट्स जिनकी बड़ी सारी लातें होती हैं। जैसे आपके पास इसके अंदर आ जाता है, स्पाइडर्स आ जाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। एंट्स भी एक एग्जाम्पल है इसका। सो आप इस एंट से याद रख सकते हो। सिंस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होता है, साइंटिफिक वर्ड होता है, तो उसको याद करने का एक तरीका है। एंट यानी एंथ्रोपॉड्स यानी इंसेक्ट्स यानी अ, जैसे स्पाइडर जिनकी बहुत सारी लातें हैं। ठीक है। अच्छा, एकिनोडर्म्स होता है, ये मेराइन यानी जो सी एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है। सो एकिनो उनके बॉडी के हिस्से को एक साइंटिफिक नाम भी बोलते हैं, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं, सी एनिमल्स होते हैं। एनालिड्स, एनालिड्स हो गए जैसे आप देखते हो अर्थवॉर्म वगैरह, जो बहुत ऐसे ऐसे बॉडी होती है, पतली सी स्लीक सी बॉडी होती है ना जिनकी, सेंटिपेड टाइप, वो होते हैं अर्थवॉर्म। हाँ। सो ऐसे से जो होते हैं उनको एनालिड्स बोलते हैं। ठीक है। सो प्रोटोजुआ हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल सेल्ड यानी एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है। सो इसमें से कौन सा एग्जांपल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? सिंस मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसका आंसर है प्रोटोजुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ टेम्बूला? सो एक गोल्डन टेम्पल हमारे यहाँ पे है अमृतसर में, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गोल्डन टेम्पल ऑफ डेम्बूला। सो यानी ये इंडिया में नहीं है, इट इज इन श्रीलंका। ये जो जगह है बहुत ही फेमस है श्रीलंका में। ये केव टेम्पल है। केव टेम्पल का मतलब, केव का मतलब होता है गुफा। वहाँ पे आप देखोगे बहुत फेमस ये टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं। और श्रीलंका में क्या है, बुद्धिज्म बहुत फॉलो होता है, बहुत ज्यादा। सो वहाँ पे ये जो केव है ना, ये बुद्धिस्ट स्टैचू है वहाँ पे। सो बुद्धिज्म को फॉलो होता है वहाँ पे, एंड उसे वहाँ पे बोलते हैं गोल्डन टेम्पल ऑफ डेम्बुला। इट्स अ केव टेम्पल। Okay. Next question. The dance from Kuchipudi the dance of Kuchipudi, from नहीं होगा, off होगा। Kuchipudi originated from which part of India? आपको याद होगा, मैंने आपको थोड़े क्वेश्चंस पहले बताया था कि क्लासिकल डांस हमारा क्या होता है, और क्लासिकल डांस हमारे कितने हैं, 8 है। और हमने ऑप्शंस में भी बहुत सारे करे थे कि कौन सी क्लासिकल डांस है। सो इसके अंदर जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। 8 क्लासिकल डांस है। पिछले में पूछा था कथकली, याद है कथकली कहाँ का है? तो हमने बताया था कथकली कहाँ का है, केरला का। केरला से एक और है मोहिनी अट्टम। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा मुझे लग रहा है। ओके। तमिलनाडु बहुत फेमस क्लासिकल डांस है हमारा, भरतनाट्यम, बहुत फेमस है, वो है तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश से मैंने आपको बता दिया कुचिपुड़ी। मणिपुर से है मणिपुरी। ठीक है। असम से भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सत्रिय। ठीक है। ओडिशा से भी बताया था आपको, ओडिशा से क्या है, ओडिसी। एक हमने कथकली करा था, कथक भी है। ठीक है। कथक हमारा है उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है। सो ये 8 हमारे क्लासिकल डांस है इंडिया में। सो कुचिपुड़ी कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी हुआ। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट भी क्या किया, एक अलग नाम दे दिया, और वो दोबारा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिलीव टू हैव बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? किसने हमारा कोणार्क टेम्पल बनवाया है? कोणार्क टेम्पल के बारे में अगर मैं बताऊं, बहुत फेमस है इंडिया में। इसके बड़े सारे दूसरे नाम भी है। इसको सन टेम्पल भी कहते हैं। सन टेम्पल क्यों कहते हैं? कि वहाँ पे सूर्य देवता यानी सन, जो गॉड सन है, उनको वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा होती है, उनको डेडिकेटेड है ये मंदिर सूर्य देवता को, इसलिए हम उसको सन टेम्पल कहते हैं। दूसरा बहुत फेमस, आप इसको टर्म दे दो, ब्लैक पगोड़ा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लैक पगोड़ा कौन सी टेम्पल का नाम है, या ब्लैक पगोड़ा कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, ब्लैक पगोड़ा कौन से राजा ने बनवाया था। सो ब्लैक पगोड़ा जो है, क्यों कहते हैं, ये जो टेम्पल जो है हमारा, पहले तो मैं बता दूं, ये ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में ये टेम्पल है। और ओडिशा के जो कोस्टल एरिया, यानी जो एकदम बॉर्डर लाइन पे जो बने हुए हैं भारत के, वहां पे है। उस कोस्टल एरिया का नाम है पुरी। ठीक है, पुरी, जहाँ पे समुद्र के किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है। और इसको जो ब्लैक पगोड़ा यानी काला, आप सोच रहे हो ब्लैक यानी काला क्यों कहते हैं, मंदिर को क्यों काला कह रहे हैं? तो इसका काल, इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना, ये जो आप मंदिर, अगर आप फोटोज भी देखोगे, बड़ा ही गहरा कलर है, डार्क कलर है। सो उसके कलर के कारण, उसके रंग के कारण इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में एक मैग्नेटिज्म है, मतलब इसमें एक ऐसी शक्ति है कि जो भी आसपास के जो शिप्स होते हैं, जो भी बोट्स होती हैं, वो क्या करते हैं कि मंदिर के आसपास आ जाती हैं खुद को खुद ही, और वो टूट फूट जाती हैं। तो इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा का एक ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा बहुत होता है वहाँ पे, बड़े आपको टूटे फूटे जहाज बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर से वो खींचे चले आते हैं, और उस शिप को थोड़ा वो टूट फूट जाता है। ओके, सो ये ओडिशा में है, ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। सन टेम्पल क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये किस राजा ने बनवाया था, तो ये तो आप एकदम बांध लीजिए अपने माइंड में। ये नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था। कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी लिख देते हैं, खाली नरसिम्हा, नरसिम्हा देवा। सो ये अलग है और ये अलग है। सो जहाँ पे वन होगा, नरसिम्हा देवा वन, वही राइट आंसर होगा। ठीक है, नरसिम्हा वन ने ये कोणार्क टेम्पल बनाया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ से? पुरी में। इसको और क्या नाम बोलते हैं? इसको सन टेम्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य देवता को माना जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। ब्लैक पगोड़ा क्यों बोला जाता है? उसके रंग के कारण। ठीक है, आई होप बहुत सारे क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेंगे तो हम ट्विस्ट एंड टर्न से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेवन साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड। ओके, सो पॉलीगन आप लोग जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। हाँ, जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 1 2 3, है ना? ऐसे ही अगर मैं नोनागन में बात करूँ, अब मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन जो आया था, मैंने बताया था कि आप ना पहले आधा वर्ड देख लो। नोना का मतलब क्या होता है? 9। तो इस पॉलीगन में कितने साइड्स हो गए? 9। कहीं पे भी अगर हेक्सा लिखा होगा, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो इसमें कितने साइड्स हो गए? 6। हेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7। तो कितने साइड्स हो गए? 7। ऑक्टा का मतलब होता है सिमिलरली 8। तो जब भी ऑक्टागन की बात करें, ऑक्टा कुछ भी हो, तो आप समझ जाना उसमें 8 तो कुछ है ना? तो अगर आपको नहीं भी पता पॉलीगन क्या होता है क्या नहीं होता, आप अगर इधर ऑप्शन में भी देखोगे ना, आपको मतलब से ही समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? हेप्टागन। हेप्टा क्यों? क्योंकि इसमें 7 की बात हो रही है, 7। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7 पूछा है। ठीक है, तो आपको आंसर यही पता लग गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? धरती का, जिस धरती पे हम रहते हैं उसका शेप क्या है? हाँ, अगर मैं ऑप्शन में, अगर हम चलो ऑप्शन से चलते हैं। इन्होंने बोला है परफेक्टली हेमिस्फेयर। परफेक्ट हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब आप जानते हो? ये क्या होता है? पूरा स्फेयर यानी सर्कल होता है। हेमिस्फेयर यानी हेमी मतलब आधा। तो परफेक्ट हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? आधा। यानी इनका मानना है कि पहला ऑप्शन दिया कि धरती का शेप क्या ऐसा है, आधा, या फिर फ्लैट है। फ्लैट तो पॉसिबल नहीं है। पहले स्टार्टिंग में माना जाता था, बहुत साल पहले जब खोज हो रही थी, कि धरती का आखिरकार अकाल क्या है, मतलब शेप क्या है, तो फ्लैट
तब बोला गया, पर फ्लैट तो अगर ऐसे होगा तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब हम समुद्र में जाते हैं तो आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसलिए कहा गया कि फ्लैट तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? फ्लैट। अच्छा, परफेक्ट स्फेयर यानी एकदम गोल। चौथा ऑप्शन है ऑब्लेट स्फेयर। ऑब्लेट यानी मानते हो कि पूरा स्फेयर तो नहीं कहेंगे, ऊपर से थोड़ा फ्लैट, नीचे से थोड़ा फ्लैट, और यहाँ से गोला जैसा कहा। तो इसका जो आंसर है ऑब्लेट स्फेयर है, पूरा सर्कल नहीं है, ये याद रखिएगा। ऑब्लेट स्फेयर इसको नाम दिया गया कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना, ये क्या है? ऑब्लेट स्फेयर, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस, और आप इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और ये सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगी, जिसके अंदर हम और सारे जितने भी हमारा क्वेश्चन चाहिए, सारे क्वेश्चंस जीके के आपकी यही कवर कर ले, और हर क्वेश्चन एक बड़ा टॉपिक एक्सप्लेन करा देता है ना। सो अगर हमने 25 क्वेश्चन किए तो हमने 25 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स भी कर लिया, 25 क्वेश्चन से और 25 क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं वो भी कर लिया, ऑप्शन से आप कोशिश कर सकते हो एलिमिनेट करके कि कैसे हमने आंसर निकालना है वो भी कर लिया। सो ये क्वेश्चन रिवाइज ज़रूर करने हैं, इससे मिलते जुलते जो भी आपको कॉन्सेप्ट है एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको वही पता लग जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।